आज हम उत्तराखंड की वादियों में बसे एक ऐसे जिले की कहानी में उतरने वाले हैं जिसे सिर्फ नक्शे पर नहीं बल्कि इतिहास और आस्था के पन्नों पर भी खोजा जा सकता है। नाम है बागेश्वर। इसे कोई उत्तर का वाराणसी कहता है तो कोई उत्तराखंड का नीलगिरी। हाँ, नाम तो कई हैं इसके। हमारे पास जो जानकारी है वो बागेश्वर की एक पूरी कहानी सुनाती है। इसके पहाड़ों और नदियों से लेकर इसके इतिहास के बड़े आंदोलनों तक। हमारा मकसद है कि इन सब धागों को जोड़कर एक ऐसी तस्वीर बनाए जो इस जगह की असल रूह को पकड़ सके। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरुआत इसके नाम से ही करते हैं। कहते हैं इसका पुराना नाम व्याघ्रेश्वर था। व्याघ्रेश्वर? हाँ, इसके पीछे भगवान शिव के बाघ का रूप लेने की एक कहानी है। क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इसका कोई गहरा मतलब भी है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पहाड़ों में नाम सिर्फ पहचान के लिए नहीं होते, वो उस जगह की आत्मा का हिस्सा होते हैं। व्याघ्रेश्वर का मतलब है बाघों के ईश्वर यानी शिव। तो ये नाम इस जगह को सीधे शिव की ऊर्जा से जोड़ता है। और जब हम देखते हैं कि ये शहर सरयू और गोमती, दो पवित्र नदियों के संगम पर बसा है, तो ये कनेक्शन और भी गहरा हो जाता है। बिल्कुल। बागेश्वर की कहानी असल में संगम की ही कहानी है। सिर्फ नदियों का नहीं, बल्कि प्रकृति, आध्यात्म और इंसान के संकल्प का संगम। संगम की कहानी, वाह, ये एक दिलचस्प नजरिया है। चलिए इसी नजरिए से इसके भूगोल को देखते हैं। स्रोत बताते हैं कि बागेश्वर एक पूर्ण आंतरिक जिला है। हाँ। इसका मतलब क्या है और ये क्यों अहम है? इसका मतलब है कि इसकी सीमाएं ना तो किसी दूसरे राज्य से लगती हैं और न ही किसी दूसरे देश से। ये चारों तरफ से उत्तराखंड के ही दूसरे जिलों से घिरा है। अच्छा, जैसे पिथौरागढ़, चमोली और अल्मोड़ा? हाँ बिल्कुल। एक तरह से ये कुमाऊं का दिल है। और इस भौगोलिक स्थिति ने यहाँ की संस्कृति को एक अनूठी स्थिरता दी है। बाहरी उथल-पुथल से थोड़ा बचा हुआ, अपनी जड़ों से ज्यादा जुड़ा हुआ। और ये दिल दो पहाड़ों नीलेश्वर और भिलेश्वर के बीच धड़कता है। सही। यहाँ के दर्रे और ग्लेशियर भी बहुत मशहूर हैं। सुंदरढूंगा और ट्रेल पास का जिक्र आता है, जिसे कमिश्नर ट्रेल ने 1930 में खोजा था। हाँ, और इन दर्रों की कहानियां भी बड़ी दिलचस्प हैं। ये सिर्फ रास्ते नहीं थे, ये व्यापार और संस्कृति के गलियारे थे। लेकिन जब हम ग्लेशियरों की बात करते हैं तो पिंडारी ग्लेशियर का नाम सबसे पहले आता है। ये उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, लेकिन इसका महत्व सिर्फ इसके आकार की वजह से नहीं है। तो फिर इसका सांस्कृतिक या ऐतिहासिक पहलू क्या है? इसका सांस्कृतिक महत्व बहुत गहरा है। सोचिए, इसी ग्लेशियर के आसपास भोजपत्र के वो पेड़ उगते थे। अच्छा, भोजपत्र, जिन पर हमारे प्राचीन ग्रंथ लिखे गए। हाँ, वही। तो ये सिर्फ बर्फ का एक पहाड़ नहीं, बल्कि एक तरह से ज्ञान का स्रोत भी है। इसी ग्लेशियर से पिंडर नदी निकलती है, जो आगे जाकर कर्णप्रयाग में अलकनंदा में मिल जाती है। तो ये ग्लेशियर सिर्फ पानी नहीं बल्कि संस्कृति और इतिहास को भी जन्म देता है। बिल्कुल। कफनी, मेकातोली, सुखराम जैसे और भी ग्लेशियर हैं जो इस पूरे इकोसिस्टम को जिंदा रखते हैं। तो ये पहाड़ और ग्लेशियर बागेश्वर का भूगोल बनाते हैं, जिसने यहाँ के लोगों को मजबूत बनाया होगा। लेकिन इन्हीं पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह भी है जो मन को अद्भुत शांति देती है। एक ऐसी जगह जिसने भूगोल से ज्यादा इतिहास और साहित्य पर अपनी छाप छोड़ी है। कौसानी। कौसानी, हाँ। मुझे ये बात हमेशा हैरान करती है कि महात्मा गांधी 1929 में 18 दिनों के लिए कौसानी में रुके थे। उस दौर में जब देश में आज़ादी की लड़ाई अपने चरम पर थी, उन्होंने इतना लंबा समय एक ही जगह पर क्यों बिताया? जरूर कुछ खास बात होगी उस जगह में। बिल्कुल थी। कौसानी की खासियत है वहां से दिखने वाला हिमालय का पेनोरामिक व्यू। त्रिशूल, नंदा देवी, पंचाचूली जैसी चोटियां वहां से साफ दिखती हैं। गांधी जी उस नज़ारे से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में इसे भारत का स्विट्जरलैंड कह दिया। भारत का स्विट्जरलैंड। हाँ, लेकिन ये सिर्फ सुंदरता की बात नहीं थी। उस शांति और स्थिरता ने उन्हें एक गहरा वैचारिक काम करने का मौका दिया। और वो काम था अनाशक्ति योग। सही कहा। उन्होंने वहीं रुककर गीता पर अपनी प्रसिद्ध टीका अनाशक्ति योग लिखी। आप कल्पना कीजिए, वो सुबह उठकर हिमालय की बर्फीली चोटियों को देखते होंगे और गीता के श्लोकों पर मनन करते होंगे। उस अलौकिक शांति के बिना शायद इतनी गहरी और सरल टीका लिखना संभव ही नहीं होता।
आज भी जिस जगह वो रुके थे उसे अनाशक्ति आश्रम के नाम से जाना जाता है। और वहां जाकर उस ऊर्जा को महसूस किया जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन कौसानी का रिश्ता सिर्फ गांधी जी से तो नहीं है, ये हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े नाम सुमित्रा नंदन पंत की जन्मस्थली भी है। हाँ, और ये भी एक कमाल का संगम है। देखिए, एक तरफ राजनीति और अध्यात्म के शिखर पुरुष गांधी, दूसरी तरफ प्रकृति के चितेरे कवि सुमित्रा नंदन पंत। सही है, जो हमें याद दिलाता है कि कैसे इस जगह की मिट्टी ने इतने बड़े कवि को जन्म दिया। और इसी कड़ी में एक और नाम जोड़ना जरूरी है, सरला बहन का। हाँ, कैथरीन मेरी हालमाइन। वो गांधी जी की शिष्या थी और उन्होंने यहीं महिलाओं की शिक्षा के लिए लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की। सही। तो कौसानी एक तरह से विचारों का, कला का और सेवा का केंद्र बन गया। लेकिन बागेश्वर का इतिहास तो और भी पुराना है। स्रोतों में बैजनाथ का जिक्र है, जो कत्यूरी राजवंश की राजधानी थी। हाँ, और बैजनाथ हमें समय में और पीछे ले जाता है। कत्यूरी शासकों ने सदियों तक यहाँ राज किया। आज भी गोमती और गरुण गंगा के संगम पर उन मंदिरों का समूह मौजूद है जिन्हें राजा भूदेव ने बनवाया था, नागर शैली में बने हुए। हाँ, उस दौर की वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। वहां पार्वती जी की एक पत्थर की मूर्ति है जो बहुत आकर्षक है। ये मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं, बल्कि इतिहास के वो पत्थर हैं जो कत्यूरियों की कहानी सुनाते हैं। और मंदिरों की बात हो रही है तो बागेश्वर शहर के बागनाथ मंदिर को कैसे भूल सकते हैं, जिसका निर्माण चंद वंश के शासक लक्ष्मी चंद ने करवाया था। वैसे मंदिरों के अलावा कुछ अनोखे नाम भी मिलते हैं, जैसे सास बहू का खेत। ये क्या है? हाँ, ये नाम बड़े दिलचस्प होते हैं। कहते हैं कि ये उन खेतों को दिखाता है जहाँ सास और बहू के बीच काम का बंटवारा होता था, या शायद उनके बीच कोई होड़ लगी रहती थी। अच्छा। ये छोटी छोटी लोक कथाएं और नाम भी वहाँ की संस्कृति की गहरी झलक देते हैं। बिल्कुल। तो एक तरफ पौराणिक कथाएं हैं, शांत वादियां और प्राचीन मंदिर हैं, लेकिन बागेश्वर की कहानी का एक और पहलू है जो बहुत जोशीला और क्रांतिकारी है। यहाँ पर आकर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। आप कुली बेगार आंदोलन की बात कर रहे हैं? हाँ, 14 जनवरी 1921 मकर संक्रांति का दिन, उत्तरायणी का मेला और सरयू नदी का तट। ऐसा लगता है जैसे किसी क्रांति की पूरी पटकथा लिखी जा रही हो। लेकिन हुआ क्या था, और ये कुली बेगार प्रथा क्या थी? पहले ये समझना जरूरी है कि कुली बेगार क्या थी। ये एक तरह की जबरदस्ती वाली मजदूरी थी। बेगार, हाँ, जिसमें स्थानीय लोगों को, खासकर गांव वालों को, बिना किसी पैसे या मेहनताने के अंग्रेज अधिकारियों और उनके साहबों का सामान ढोना पड़ता था। जब भी कोई अंग्रेज अफसर दौरे पर आता तो गांव वालों को अपना काम धंधा छोड़कर उसका सामान ढोना पड़ता था। बिल्कुल। ये सिर्फ आर्थिक शोषण नहीं था, ये उनके सम्मान पर, उनकी इज्जत पर हमला था। और लोग इससे तंग आ चुके थे। बहुत ज्यादा। गुस्सा सालों से जमा हो रहा था। बद्री दत्त पांडे, जिन्हें बाद में कुमाऊं केसरी कहा गया, उन्होंने इस गुस्से को एक दिशा दी। उन्होंने उत्तरायणी मेले का दिन चुना, क्योंकि मकर संक्रांति पर दूर दूर से लोग सरयू में स्नान करने आते हैं। ये अपनी बात हजारों लोगों तक पहुंचाने का सबसे सही मौका था। और उस दिन लगभग 40,000 लोग इकट्ठा हुए। ये उस समय के हिसाब से तो एक बहुत बड़ी संख्या थी, असाधारण संख्या थी। बद्री दत्त पांडे ने लोगों को संबोधित किया और एक ऐतिहासिक क्षण में लोगों ने उन रजिस्टरों को फाड़ दिया जिनमें कुली बेगार के लिए लोगों के नाम लिखे जाते थे। अच्छा। फिर उन फटे हुए रजिस्टरों को एक जुलूस की शक्ल में नदी तक ले जाया गया और कुली बेगार के रजिस्टर बह गए सरयू के नीर जैसे नारों के साथ उन्हें नदी में बहा दिया गया। ये एक प्रतीकात्मक जीत थी, बहुत बड़ी। उन्होंने संकल्प लिया कि आज के बाद कोई भी कुली बेगार नहीं करेगा। और इस आंदोलन की सबसे खास बात क्या थी? इसकी सबसे खास बात थी इसका पूरी तरह से अहिंसक होना। 40,000 लोगों की भीड़ थी, लेकिन कोई हिंसा नहीं हुई, कोई खून खराबा नहीं हुआ। ये जनता के सामूहिक संकल्प की शक्ति थी। जैसे महात्मा गांधी ने इसे रक्तहीन क्रांति कहा। हाँ, अ ब्लडलेस रेवोल्यूशन। ये घटना दिखाती है कि बागेश्वर की भूमि ने सिर्फ कवियों और संतों को ही नहीं, बल्कि क्रांतिकारियों को भी जन्म दिया है। ये सोचने वाली बात है। एक तरफ कौसानी की शांत वादियों में गांधी जी अनाशक्ति योग पर लिख रहे थे, और दूसरी तरफ उसी जिले में आम लोग अंग्रेजों के खिलाफ एक जबरदस्त अहिंसक आंदोलन खड़ा कर रहे थे। बिल्कुल। और ये कोई संयोग नहीं है।
शायद इस जगह की हवा में ही आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान की भावना है। यहाँ की कठोर भौगोलिक परिस्थितियां लोगों को आत्मनिर्भर बनाती हैं, और वही आत्मनिर्भरता जब राजनीतिक चेतना से जुड़ती है तो रक्तहीन क्रांति को जन्म देती है। सही। गांधी जी का इस क्षेत्र से जुड़ाव भी बहुत गहरा था। 1929 की अपनी यात्रा में उन्होंने विक्टर मोहन जोशी के कहने पर स्वराज मंदिर का शिलान्यास भी किया था। ये भी दिलचस्प है कि इतना गहरा और पुराना इतिहास रखने वाला ये जिला प्रशासनिक रूप से काफी नया है। हाँ, 1997 में ही तो बना। इसे 1997 में ही अल्मोड़ा से अलग करके बनाया गया था। हाँ, और जब हम इसके सामाजिक ताने बाने को देखते हैं तो कुछ कमाल की बातें सामने आती हैं। जैसे 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ का लिंगानुपात 1090 था। 1090 यानी प्रति 1000 पुरुषों पर 1090 महिलाएं। हाँ, ये राष्ट्रीय औसत से कहीं बेहतर है और पूरे देश के लिए एक मिसाल है। ये दिखाता है कि यहाँ की संस्कृति में महिलाओं का स्थान कितना महत्वपूर्ण और सम्मानजनक रहा है। और साक्षरता दर भी लगभग 80% है। प्रशासनिक तौर पर यहाँ 2 विधानसभा सीटें हैं, बागेश्वर और कपकोट, और 6 तहसीलें। हाँ, ये आंकड़े और सामाजिक प्रगति की पुष्टि करते हैं, जिसकी झलक हमें कुली बेगार आंदोलन और सरला बहन के काम में मिली थी। सही बात है, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उस समाज की कहानी कहते हैं जिसने अपनी आजादी और सम्मान के लिए लड़ना भी सीखा और अपनी सामाजिक संरचना को भी मजबूत रखा। तो इन सभी जानकारियों को एक साथ रखने पर क्या तस्वीर उभरती है? बागेश्वर सिर्फ पहाड़ों और नदियों वाला एक खूबसूरत जिला नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। यह एक ऐसा कैनवस है जिस पर हर रंग मौजूद है। यहाँ पौराणिक कथाओं का रंग है, प्रकृति की हरियाली है, कत्यूरी राजाओं के इतिहास का सुनहरा रंग है, तो कोली बेगार आंदोलन की क्रांति का लाल रंग भी है। बिल्कुल, यह साहित्य की प्रेरणा भी है और अध्यात्म की शांति भी। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि कैसे एक छोटा शांत दिखने वाला जिला अपने अंदर इतिहास की इतनी सारी परतें समेटे हुए है। कत्यूरी राजाओं की भव्य राजधानी से लेकर गांधी जी की कर्मस्थली बनने तक, और फिर एक रक्तहीन क्रांति का केंद्र बनने तक का सफर। यह वाकई एक संगम है। बिल्कुल, यह हमें सिखाता है कि किसी भी जगह को सिर्फ उसकी भौगोलिक सुंदरता से नहीं आंकना चाहिए। उसकी असली पहचान वहां के लोगों, उनके इतिहास और उनके संघर्षों से बनती है। ये पूरी चर्चा एक विचार पर लाकर छोड़ देती है। जिस कूली बेगार आंदोलन को महात्मा गांधी ने रक्तहीन क्रांति कहा, वो कोई बड़ी राजनीतिक रैली नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक स्थानीय मेले के अवसर पर आम लोगों की सामूहिक इच्छा शक्ति और संकल्प से सफल हुआ। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आज भी सामाजिक बदलाव की असली ताकत बड़े बड़े आंदोलनों से ज्यादा ऐसी ही स्थानीय और सामूहिक प्रयासों में छिपी है, जिन्हें शायद हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं।